गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लग रही है? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी लग रही होगी। और एक बात हमेशा जानते रहिए कि जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप ही आता है। कोई महामैराथन जैसी चीज़ होती नहीं है कि आप मालूम हो कोई इकट्ठे हम आपको बताएं और इंजेक्ट कर दें। धारावाहिकता में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट रहे और आप लोग साथ साथ सुनने के साथ साथ जो पॉइंट्स है उसे आप लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। तो आप देखेंगे कि जब आप आगे जाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा और वो अस्थायी होगा। तो इस पूरी सीरीज में हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हों, इतिहास की समझ को विकसित करें। एक बार और कहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या है, लोगों की लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध होती है, चाहे वो डिजिटल हो और चाहे वो नॉन डिजिटल हो, कि किताबें ले आके रख लेना या फिर सारी चीज़ें डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लेना। देखो, इससे नहीं सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्शन मिलता यह है कि इन चीज़ों को समझ करके जब आप अपने फुटनोट्स बनाते हैं और फिर उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आपको फायदा मिलता है। और ये पूरी सीरीज एकदम अप टू द मार्क है, यूपीएससी लेवल की है। लेकिन जो लोग इतिहास के किसी भी चरण का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट दे रहे हैं, चाहे लेक्चररशिप दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी वनडे में ही क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनकी इतिहास के प्रति जो है वो समझ बढ़ेगी। ये मूवमेंट या ये जो लेक्चर सीरीज है वो इतिहास की समझ को बढ़ाने के लिए है, राइट। और इसीलिए मैंने ओपन फॉर ऑल रखा है। ये उन लोगों के लिए भी है जो इतिहास में रुचि तो रखते हैं लेकिन उनको कोई स्तरीय मटेरियल नहीं मिल पाता है, उनको लगता है कि बस वही पुरानी चीज़ें हैं, तो उन सभी लोगों के लिए है। और सारी सूचनाएं आप लोग सही समय से प्राप्त कर सकें, इसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, राइट। और ये कहने की बात नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सारी नोटिफिकेशंस तभी आपको आसानी से मिल पाएंगी। एक बात और कहूँगा कि अकादमी का टेलीग्राम चैनल भी है, और वो टेलीग्राम चैनल स्पेशली हम लोग इसलिए भी रखते हैं कि मान लीजिए टेक्निकली या किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वो नहीं किया, क्या कहते हैं, बेल आइकन गलती से नहीं दबाया या अनसब्सक्राइब हो गया, उनको सूचना नहीं मिली और फिर इकट्ठे उनको देखना पड़ रहा है, तो हम उस टेलीग्राम में सब सारे वीडियोस का लिंक भी दे देते हैं और भी चर्चाएं समय समय पे करते हैं। तो निश्चित रूप से आप उससे भी जुड़ सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिलहाल मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज से शुरुआत करते हैं। और मध्य पाषाण काल में अल्टीमेट उद्देश्य तो हमारा वही है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हम लोग परिवर्तन देखें, है ना। निरंतरता और परिवर्तन दोनों को देखने की जरूरत है। तो क्या होगा, सिस्टम वही होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ मेसोलिथिक औजार, पाषाण कालीन औजारों की चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे जो विभिन्न स्थल हैं उनकी चर्चा करेंगे, प्रतिनिधि स्थलों की चर्चा करेंगे, और फिर उन वहां से जो प्राप्त सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को से हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, पहला जो आपको दिखाई देगा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को यही समझ लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा कि पहला जो आपको मध्य पाषाण कालीन जो औजार दिखाई देगा वो ब्लेड दिखाई देगा। सपोज करिए हमने आपको बताया ब्लेड। अब देखो, चीजों को समझने का प्रयास करो। जाहिर सी बात है, ब्लेड भी पाषाण पत्थर का ही बना हुआ है। ये ब्लेड ना समझ लीजिएगा जिससे आप लोग शेविंग करते हैं या नाखून काटते हैं, वो वाला नहीं ब्लेड। ब्लेड की आकृति का है, नुकीला है, धारदार है ना। तो ये ऐसे बना, इस तरह का ब्लेड आपको बनेगा, राइट, काटने के लिए। अब कोई मान लीजिए कहे कि सर टेबल चला गया क्या? क्यों चला जाएगा भाई? टेबल भी मिलेगा, चापर भी मिलेगा, चॉपिंग भी मिलेगी, लेकिन चॉपर, चॉपिंग, टेबल चलाना बहुत मुश्किल है, भारी औजार है। अब तकनीक के विकास के कारण औजार छोटे बनाए जाएंगे, हैंडी होंगे,
आसानी से प्रयुक्त किए जा सकेंगे, राइट। तो पुरानी परंपराएं मिलेंगी लेकिन वो निरंतरता में है। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा परिवर्तन, इसलिए चेंजेस पे ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो निश्चित रूप से आपको ब्लेड मिला। दूसरा जो है वो मिलेगा आपको क्रोड। और आप जान लीजिए एकदम तैयार रहिए, यूपीएससी का सवाल कभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित उपकरणों पर आप विचार करें और कौन कौन से मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। और आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा था कि इस सैटरडे या मान लीजिए मैक्सिमम संडे तक का हम टाइम ले रहे हैं, क्योंकि तब तक आप स्टोन एज भी पढ़े रहेंगे। तो जो हमारी T20 सीरीज है उसकी भी हम लोग शुरुआत करेंगे और इन्हीं कंटेंट पे, इन्हीं लेक्चर के बेस के आधार पर हम आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल यूपीएससी लेवल के और कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल की चर्चा करेंगे, राइट। तो वहां हम चाहेंगे कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा हो। फिलहाल क्रूड क्या है, आप ये कह सकते हैं कि बेलनाकार था ये, और ये जो धार है ना, इधर भी धार निकलेगा, इधर भी धार निकलेगा, तो ये आपका हो गया क्रूड हो गया। दूसरी चीज पॉइंट, नुकीला औजार। नुकीला औजार आप कह सकते हैं पॉइंट। एक रहेगा, ये जाहिर सी बात है छेदने के काम में आएगा। चौथा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा त्रिकोण, ट्रायंगल। आप ट्रायंगल के शेप से बताइए, ये भी थोड़ा बेस ज्यादा रहेगा तो पकड़ा, वो क्या कहते हैं कि वेट लगाना आसान हो जाएगा। ट्रायंगल हो गया। ल्यूमिनेट, अर्धचंद्राकार, ज्योमेट्रिकल चीजें हैं। ल्यूमिनेट जो आपके साइजेस हैं ऐसे, ये है। ट्राइपेस आपको मिलेगा बाकी समलंब जो चतुर्भुज है उस तरह का आपको मिल जाएगा। राइट। तो इस तरह के उपकरण आपको स्पेशली मिलेंगे और ये उन उपकरणों की खासियत क्या है, पूरा पाषाण काल की तुलना में परिवर्तनों को अगर आप देखेंगे तो पूरा पाषाण कालीन औजारों की तुलना में ये हल्के हैं। राइट, श्योर, इनका प्रयोग आपको दिखाई देगा। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि जो मध्य पाषाण कालीन जो पुरातात्विक स्थल हैं उन हम पुरातात्विक स्थलों की बात करेंगे। और एक हमने सवाल आपसे पूछा था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका सवाल का सही आंसर बताएंगे। हालांकि किसी ने मैसेज तो नहीं किया है, फिर भी चर्चा तो करना ही होगा। पुरातात्विक स्थल देखो, जो मध्य पाषाण मेसोलिथिक युग, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक, हमने आपको बताया कि वास्तव में मध्य पाषाण युग भारत में ही क्यों डेवलप हुआ, या भारत का मध्य पाषाण कालिक जो स्थल था वो अगर आप देखेंगे तो दुनिया की तुलना में काफी विकसित था। ऐसा क्यों कहा था? इसके पीछे भौगोलिक कारण था। आपको बताऊं कि उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में एक छोटा सा हिमयुग आया, आइस एज आया। और आइस एज होने की वजह से क्या हुआ कि जो ऊपरी अक्षांश है, ऊपरी अक्षांश पे बर्फ जम गई।
राइट। तो आप यूरोप की जो सभ्यताएं देखेंगे या उत्तरी अमेरिका की सभ्यताएं देखेंगे या चीन की सभ्यताएं देखेंगे, वो अपर लैटिट्यूड पे थी, और अपर लैटिट्यूड पे रहने के कारण क्या हुआ कि वहां पर आइस जम गई और सभ्यता के लिए प्रतिकूल स्थितियां हो गई। भारत में भी अगर आप देखोगे तो उत्तरी क्षेत्र में जो आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब का क्षेत्र है, वहां से आपको मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल के बारे में आपको वहां नहीं मिलता है ना। तो वो एक ज्योग्राफिकल कारण था। लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो जो मध्य अक्षांश है, अगर आप देखोगे मध्य पाषाण युग का वितरण, अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे, हमने कहा था कि ज्योग्राफिकली भी देखिए और प्राकृतिक स्थलों को तो देखिए ही देखिए, तो आपको इन अक्षांशों पे मध्य पाषाण युग के स्थलों का विकास नहीं दिखाई देगा, बल्कि बीच में दिखाई देगा। और आप जानते हैं कि आइस युग का प्रभाव जो है ऊपरी अक्षांशों पे ज्यादा होगा। ये एक बड़ा कारण आपको दिखाई देता है। श्योर। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो आपको दिखाई देगा मध्य पाषाण युग में, तो राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे आपको, या जो पाकिस्तान का रीजन है उस क्षेत्र में मध्य पाषाण युग के स्थल नहीं मिलते हैं। तो पहला जो क्षेत्र हमने आपको बताया वो राजस्थान क्षेत्र है। जाहिर सी बात है यहां पर भी टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, लेकिन इस स्थिति में था कि सभ्यता का विकास किया जा सके। तो पहला जो नाम जो मिलेगा वो इस क्षेत्र का राजस्थान में तिलवाड़ा, बहुत ही फेमस स्थल है मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के बाद भी आपको यहाँ पे संस्कृतियों का क्रमिक विकास हुआ, और ऐसे स्थान पे जहां पर संस्कृतियों का क्रमिक विकास दिखाई देता है, इतिहास में कॉन्टिन्यूटी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और निश्चित रूप से यहां से आप कह सकते हैं तिलवाड़ा से जो मध्य पाषाण कालीन जो सूक्ष्म औजार भी इसको कहते हैं कि मध्य पाषाण कालीन औजार मिलते हैं। और आपको एक चीज कॉमन सेंस बता दूं कि ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि किस स्थल से मध्य पाषाण कालीन औजार मिलते हैं। ये सवाल तभी पूछा जाएगा जब अन्य स्थल मध्य पाषाण काल के नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मध्य पाषाण कालीन स्थल है तो जाहिर सी बात है मध्य पाषाण कालीन औजार वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है ना भाई। मध्य पाषाण काल में कुछ एक्स्ट्रा मिले तो माना जाए वो तो परंपरा में कॉन्टिन्यूटी में है। इसीलिए इतिहास की बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं कि समझ पे आधारित है, उसको ध्यान में रखें। तो तिलवाड़ा हो गया। दूसरा जो बहुत प्रमुख स्थल है वो बागौर है। बागौर की स्थिति क्या है? बागौर कई मामलों में क्या, चलो स्टार बना देता हूं, जैसे आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट है, कई मामलों में बड़ा स्पेसिफिक है। पहला स्पेसिफिक ये है कि मध्य पाषाण काल का, और आपको बताऊं इस पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि लोग गलत करेंगे ही करेंगे। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। चलो ये तो साइज की बात हो गई। और सुनो, बड़ा स्थल का मतलब क्या होता है? ज्यादा दिमाग ना लगाना कि सर बड़ा किस संदर्भों में। जब भी हम और कहीं भी कहेंगे तो बड़ा का मतलब ये हो गया एरिया के हिसाब से। तो पूरे मध्य पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा स्थल आपको दिखाई देगा क्या? मध्य पाषाण काल में बागौर दिखाई देगा। दूसरी चीज, जब सामान्य रूप से हम आपको बताएंगे कि पशुपालन और पशुपालन का साक्ष्य आपको कहां से मिलता है, तो हम लोग नवपाषाण युग की बात कहते हैं। आपसे भी कोई पूछेगा तो आपको नियोलिथिक एज ही बताना है। लेकिन बागौर एक ऐसा जगह है कि मध्य पाषाण काल में ही यह पशुपालन के लिए फेमस हो गया, और ये पशुपालन आगे भी चलता रहा। इसीलिए यूपीएससी ने सीधे सीधे अगर आपसे उठा करके पूछ लिया, और वो क्या पूछा जानते हैं? पूछा ये कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से पशुपालन किस युग में शुरू हुआ। सामान्य रूप से आंसर देना है नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल से माना जाता है कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई।
लेकिन बागौर इसलिए स्पेसिफिक है कि हमें यहाँ पे पशुपालन में के साक्ष्य मिलने लगते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देखेंगे अग्नि का पर्याप्त प्रयोग होगा, क्योंकि जानवरों की पूरे मध्य पाषाण की खासियत है कि हम लोग भले ही पूरा पाषाण काल में अग्नि से जान गए थे, लेकिन अग्नि को व्यापक रूप से यूज करने का जो प्रयोग है वो मध्य पाषाण युग में हुआ। और यहाँ से जो हड्डियां मिली हैं, लिख नहीं रहा हूं, सुन के भी समझिएगा, और वो जो हड्डियां हैं वो क्या हैं, आप कह सकते हैं कि भुनी भी है, जली भी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है अग्नि का प्रयोग होगा। तो राजस्थान में दो पोर्शन तिलवाड़ा और बागौर, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पूछेगा। तिलवाड़ा और बागौर के इर्द गिर्द जो छोटी मोटी बस्तियां हैं वो आपसे पूछी जाने वाली नहीं है, वो अनुषंगी साइट्स हैं। तो आगे बढ़े, राइट, आइए देखता हूं। आपको बताऊं ये पोर्शन आपका उसमें नहीं है, क्या कहते हैं कि जीएस मेंस में नहीं है, केवल कल्चर है। कल्चर का पार्ट अलग से आपको हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ऑप्शनल्स में हम इसी समय इन बस्तियों का स्टेटस भी देखते हैं कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और जाहिर सी बात है वो ज्योग्राफी और वहाँ के परिवेश पे डिपेंडेंट होता है। खैर जो सिलेबस में नहीं है यहाँ चर्चा करने की बात नहीं है, लेकिन ये जानते रहिए, हमने सिर्फ इतने कहा कि यहाँ से इन चीजों को जानने के बाद हम उनके आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस का भी आकलन करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल पहला जो एरिया हमने आपको बताया वो बताया राजस्थान का एरिया। दूसरा आ जाइए गुजरात के सेक्शन में, राइट। आपको बताएं, जब आप गुजरात के सेक्शन में आएंगे तो सबसे फेमस स्थल जो है वो है आपका लखनांज, बहुत ही फेमस। चलिए, लखनांज प्रतिनिधि स्थल आप कह सकते हैं कि लखनांज है। और इस लखनांज से अब हम फिर वही लिखे कि सूक्ष्म औजार मिलते हैं। जाहिर सी बात है सूक्ष्म औजार नहीं मिलते हैं, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये भी रखिएगा कि यहां से जो जाना गया वो 14 जो नरकंकाल हैं, जो स्केलेटन हैं, वो यहां से प्राप्त हुए हैं। और ये जानते रहिए, यह जरूर पूछा जाएगा, सिंपल सी बात आपसे उठा करके पूछ ली जाएगी कि कौन से जो स्थल हैं निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से 14 नरकंकालों की सूचना मिलती है। तो आप निश्चित रूप से क्या बताएंगे, लखनांज बताएंगे। और लखनांज में जो दिक् स्थापन है, थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं, लेकिन जानते रहिए शवों का दिक् स्थापन का मतलब यह है कि जब आप उनको जलाते हैं तो जैसे अभी जो परंपरा है वो नॉर्थ साउथ की है, लेकिन ये है पूरब और पश्चिम का है, यानी पश्चिम और पूर्व कहिए, ज्यादा बढ़िया है। पश्चिम और पूरब शव की जो 10 दिशा होती थी, है ना, जो क्या कहते हैं रखा जाता था, वो पश्चिम और पूर्व, उत्तर दक्षिण नहीं रखा जाता था, बल्कि किस पे रखा जाता था, पश्चिम और पूर्व दिशा में मध्य पाषाण काल में ये व्यवस्थाएं थी। तो लखनांज थी। इसके साथ ही हीरपुर नाम एक आता है, अखज नाम आता है, लेकिन वो अनुषंगी स्थल है, वो जानने की जरूरत नहीं है, केवल गुजरात को यहाँ जानिए, लखनांज को जानिए, राइट। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि अब कहाँ चलेंगे। अब आइए, गुजरात आपने देख लिया है, तो 2 ही पोर्शन है, या तो महाराष्ट्र साउथ में चलिए, महाराष्ट्र कर्नाटक और अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, या आप इसी के पैरेलल देख लीजिए, किसको, बेलन घाटी का क्षेत्र देख लीजिए, यानी जो है मध्य भाग कह सकते हैं, मध्य क्षेत्र कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी का क्षेत्र ये है। और ये काफी रिच रहा अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ के जो संसाधन थे इसके और इसकी तुलना में ज्यादा थे। तो मध्य क्षेत्र में बेलन नदी घाटी का क्षेत्र है। आपने देखा कि
सातत्य बना हुआ है ना। पूरा पाषाण काल में भी मध्य या जो बेलन नदी घाटी का क्षेत्र था वो डेवलप था। तुलनात्मक रूप से जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इन बेलन नदी घाटी में अगर आप देखेंगे तो 2-3 स्थल बहुत ही फेमस हैं। तीनों के बारे में आपको डिटेल बताता हूं, तीनों को डिटेल जानना चाहिए। क्या क्या है? पहला है सराय नहरराय, प्रतापगढ़ में है ये, प्रयागराज के बगल में जिला है। सराय नहरराय, महदहा और दमदमा। और इन अगर आप देखेंगे ना, सराय नहरराय की स्थिति क्या है, यहां पे आपको बस्ती के साक्ष्य मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। और बताएं, यहीं पर गांव ग्रामीण समाज का भी निर्माण होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी बस्तियां बनाई गई, उन बस्तियों में बीच का जो घर था वो बड़ा था और ये माना गया कि शायद हो सकता है मुखिया का वो घर रहा हो। और इन बस्ती के साक्ष्यों में आपको स्तंभ गर्तों का प्रयोग मिलेगा, यानी जो पिलर्स हैं, स्तंभ गर्तों का प्रयोग, जो खंभे आप सीधे सीधे कह सकते हैं, का प्रयोग मिलेगा। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो सामुदायिक जो भोजन है, सामुदायिक चूल्हा आप कह सकते हैं, उसका भी साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। राइट? और समाधान जो रीतियां हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में आपको दिखाई देंगी, पश्चिम और पूर्व। देखो, पूरब पश्चिम और पश्चिम पूरब लिखने में गलत हो जाएगा। पश्चिम और पूरब, पश्चिम सिर होता था और जो पूरब होता था वो क्या होता था, वो निश्चित रूप से पश्चिम और वेस्ट जो ये है, पूरब में आपका है ना, ऐसे लिखना चाहिए वास्तव में पूरब ईस्ट, लेकिन जैसे भी आप समझे कि पश्चिम सिर होता था और पूरब जो होता था उनका क्या होता था, पैर हुआ करता था। तो ये समाधान रीतियां डेवलप हुई। और समाधान जब रीति डेवलप होती है तो इसका मतलब क्या है, इन समूह के साथ आप देखोगे कि खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग है और रखा हुआ है। इसका मतलब है कि लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करना शुरू कर दिए थे। राइट? यानी जीवन, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता था, इन चीजों पर भी विचार करना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं आगे चलकर के पूरी परंपरा ही इस पे डेवलप हुई। दूसरी चीज, सराय नहर के बाद हमने आपको बताया महदहा। इसी के पास है, प्रतापगढ़ में ही है ना। और महदहा की भी खासियत है कि यहां से भी एक बस्ती के साक्ष्य आपको मिलेंगे। राइट? और बस्ती के साथ साथ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज मिली वो थी मृग श्रृंगों की माला। यानी जो मृग है, हिरन, मृग के जो सींग होते हैं, सींग को काट करके गोल गोल की ऐसे छल्ले हैं, ये हार जैसे, यानी हड्डियों के उपकरण आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्लियर? यही एक नई चीज आपको दिखाई देगी। और इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड्डियों के या बोन्स के आभूषण कहाँ से आपको मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, मृग श्रृंगों की माला है और अन्य आभूषण भी आपको यहाँ से दिखाई देंगे। 100 दाह की जो परंपरा है वही सराय नहरराय वाली ही आपको मिलेगी। बस्तियों में स्तंभ गर्तों का साक्ष्य आपको यहाँ पे भी मिलेगा। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे एक नई चीज क्या मिलेगी, वो ये याद रखेगा कि एक ही कब्र में पूछा जाएगा, ये एक ही कब्र में दो शवों को दफनाने की प्रक्रिया, यानी जो युग्म शवाधान, सबसे पहले शुरुआत कहां से ये शुरू होगा, महदहा से ही आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो निश्चित है महदहा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको
मिलेगा। महदहा के बाद अगर आप देखें तो निश्चित रूप से दमदमा आएगा, इसी क्षेत्र में है। सराय महराय, महदहा और दमदमा, ये तीनों एक क्षेत्र के हैं, तो जाहिर सी बात है एक जैसी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्थल की बात करें, दमदमा। एक ही क्षेत्र में है, तो दमदमा की खासियत आपको बता दें, यहाँ पे भी बस्ती मिलेंगे, हड्डी और सींग के, हड्डी और सींग के उपकरण मिलेंगे। और एक बहुत ही रोचक चीज आपको मिलेगी कि यहाँ का जो समाधान है, आप देखेंगे कि एक ही जगह पे 3 जो है नरकंकाल आपको दिखाई देंगे। मतलब टोटल नरकंकालों की संख्या यहाँ से मिली 41, और जाहिर सी बात है इतने ज्यादा है कि आपसे पूछे जाएंगे। 41 नरकंकाल यहाँ पे मिलते हैं, स्केलेटन्स, और एक कब्र में 3 बार 3 शवों को दफनाया गया। ये ऐसी परंपरा आगे चल करके कहीं भी नहीं दिखाई देगी कि आपको कुत्ता बिल्ली भले दिखा दिया जाए साथ में, लेकिन 3 नरकंकाल एक साथ नहीं मिले हैं। तो ये दमदमा की खासियत है। और ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में हुआ, और इसी क्षेत्र में एक और स्थल है, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो इलाहाबाद में है। चौपानी मांडो की खासियत क्या है कि मध्यपाषाण कालीन स्थल तो है ही, मध्यपाषाण कालीन औजार आपको मिलेंगे ही। यहीं पर मध्यपाषाण काल में आप ये कह सकते हैं कि बर्तन बनाने की जो परंपरा है वो समृद्ध हुई, यानी यहाँ पे जो बर्तन है वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। अब आइए इसी क्षेत्र में ही आ जाते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर में अगर आप देखेंगे तो मुरैना पहाड़, लिख देता हूं एक बार, कम से कम फैक्चुअल पार्ट है, आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है ना, बल्कि हमने ज्यादा ही आपको बताया है। मिर्जापुर, मुरैना पहाड़, लेखरिया, है ना, लेखरिया, लेह खरिया, ये सारी चीजें होते हैं। बगही, बगही खो, और सबसे बड़ी बात है कि मुरैना पहाड़, लेखरिया, बगही खो, ये सारे जो स्थल हैं वो पेंटिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। मध्य पाषाण कालीन चित्रकला की। और जब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो उड़ीसा में आ जाइए। उड़ीसा का एक स्थल मिला हुआ है बीरभानपुर, पूर्वी क्षेत्र कह लीजिए, प्रदेश वाइज बांट लीजिए, ज्योग्राफिकली बांट लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब मैप और फैक्ट साथ साथ चलेगा और उसकी रेलेवेंसी पर भी चर्चा चलती रहेगी तो निश्चित रूप से आसान रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे बीरभानपुर रहा है, कोई खास फेमस स्थान नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि सब यहाँ से स्थल प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं कि साउथ में अब चला जाए, अब यही बचा हुआ। दक्षिण भारत में अगर आ जाए तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश को भी देख लीजिएगा। साउथ में आने से पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश का रीजन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वही है जो आदमगढ़ का, अरे क्या कहते हैं, भीम बेटका और आदमगढ़। भीम बेटका पहले से ही आ रहा है, आदमगढ़, डोरोद्वीप, डोरोद्वीप एक जगह है, तो वो डोरोद्वीप में है।
तो इन स्थानों से भी मध्य पाषाण कालीन स्थल और चित्रकला के साक्ष्य आपको मिलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है कोंकण तट पे, कोंकण तट देख रहे हैं ना, जो ऊपर वाला तट है यहां पे 6, थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ वो यहां हुआ, कोंकण तट पे हुआ, कोई खास नहीं, लेकिन जानना चाहिए कि इस क्षेत्र पे हुआ। आंध्र में अगर आप आ जाएं तो नागार्जुनीकोंडा, नागार्जुनीकोंड आगे चल करके भी ऐतिहासिक रूप से 7वां अगर हम कह लें तो नागार्जुनीकोंड में है। गिदलूर है, रेनीगुंटा है, नागार्जुनीकोंड, रेनीगुंटा, गिदलूर। आपको बता दूं, जितना स्थल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं चाहता तो सरसरा के आपको एक बार कह के चला जाता, लेकिन सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि वीडियो में जब आप पढ़ें तो आपके पास भी इतना टाइम रहे के साथ लिखते चले, है ना। और एक स्केच बनाइए। आंध्रा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, कोंकण तट हो गया। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो जलालहल्ली और संगनकल्ली, जलालहल्ली, और सुन लो जो लोग हमसे बोलते हो, आप लोग, आपके मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, संगनकल्ली, तो देर भले हो जाए लेकिन रिस्पांस जरूर करता हूं। एक आध दिन कभी कभी व्यस्तता में लेट हो जाए, तो वो लोग बहुत एनर्जेटिक है, यूपीएससी के लिए अच्छी बात है। और जब भी यूपीएससी की आप बात करो तो आप ये मान के चलो कि साउथ की जो साइटें हैं वो आप जरूर देखें। और यहाँ पर अब कल की क्लास में हम लोग स्पेशली यहाँ से चर्चा की शुरुआत करेंगे, पुस्तकों के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ें। लेकिन यहाँ के लिए आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक शब्दकोश है, ऐतिहासिक शब्दकोश देखेंगे, ऐतिहासिक स्थल कोश है। आप किताब खोलिएगा, एटलस में भी मिल जाएगा, अदरवाइज जो सबसे अच्छी किताब है वो डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन की है, उसको पढ़ेंगे तो यूपीएससी में चाहे ऑप्शनल लेवल का हो चाहे पीटी लेवल का हो, उससे बाहर नहीं रहता है। तो एक एक स्थलों पर डिटेल चर्चा आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल जलालहल्ली और संगनकल्ली, और यूपीएससी के लिए एक हमारा फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि साउथ की जो साइट्स हैं वो जरूर आपसे पूछी जाएंगी। और हल्का सा डेवलपमेंट आपको तमिलनाडु रेंज में होगा। बहुत क्या कहते हैं कि समृद्ध स्थल तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का स्थल जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा डेवलप एरिया यही बेलम घाटी का क्षेत्र आपको दिखाई देता है। श्योर। तो तथ्यात्मक पार्ट जो हुआ मध्य पाषाण युगीन स्थलों का वो हुआ, समाप्त हुआ। अब ध्यान में रखने की जरूरत है कि इनका क्या जीवन रहा होगा, मध्य पाषाण कालीन लोगों की जीवन यापन या जीवन शैली क्या रही होगी, एकदम आप जानते हैं। बस हम केवल आपको क्या कहते हैं कि मेमोराइज करते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आपने इस ढंग से समझा तो आपको मेंस में भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्या बोला था आपको कि पूरा पाषाण काल की तुलना में निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों के संदर्भ में आपको देखना है। पहले क्या देखना है? निरंतरता देखना है। निरंतरता में क्या रहा कि जो जीवन शैली थी ना, दैट वाज बेस्ड ऑन द हंटिंग एंड फूड कहते हैं, यानी जो शिकारी और संग्रहण करता था, आखेटक समुदाय था, पूरा पाषाण काल में भी था और नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में भी था। तो वो निरंतरता बनी रही। क्लियर है? कुछ कॉन्सेप्ट बना, क्या परिवर्तित हो गया आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग दैट वाज चेंज्ड। कैसे चेंज हुआ? पहले गैंडा, भैंसा, आपको एक बात बताऊं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो जानते होंगे। नॉन वेजिटेरियन में अगर आप देखोगे ना, कई बार आपको लगता है कि चिकन सूप ज्यादा महंगा मिलता है, या
क्यों मिलता है? क्योंकि वो चूजे से बनाया जाता है और चूजे का वेट क्या होता है? कम होता है। छोटा जानवर होगा उसका जो मांस होगा वो क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है। बड़े जानवरों का जो मांस होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि टेस्ट सभी लोग चाहते हैं। तो गैंडा भैंसा कोई मार के कच्चा नहीं खाना चाहेगा, जाहिर सी बात है छोटे जानवरों का करेगा। और अगर आप देखें तो अभी बहुत छोटे तो आपको नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि औजार बहुत हैंडी नहीं है अभी, लेकिन इस युग में अगर आप देखेंगे तो गाय, बैल, भेड़, है ना, सुअर, इनके मांस खाए जाने लगे। और एक और परिवर्तन दिखाई दिया। पहले मांस कच्चे खाए जाते थे, अब जो है भून कर खाया जाता था, रोस्टेड। और आप जानते हैं आज भी आप लोग रोस्टेड खाते होंगे। आप लोग कहेंगे सर आप सुबह सुबह शाम को जो है ललचवा रहे हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस का नाम ले रहे हैं, राइट? आज भी लोग रोस्टेड मीट्स खाते ही खाते हैं। तो हाँ, आज हाई लेवल पे और साइंटिफिक ढंग से उसको मसाले बना के खाते हैं। उस समय मसालों के साथ नहीं है लेकिन भूनने के साथ है। तो ये इनके जीवन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग में आपको ये डिफरेंस दिखाई दिया। एक चीज और आपको बताऊंगा कि जैसे जो समाज है, पुरापाषाण युग में सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर आपको परिवर्तन क्या दिखाई दिया कि समाज का विकास हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। परिवर्तन दिखा, सोशल में घुस जाइए। तकनीक स्तर पे, चलो हमने एक पॉइंट नीचे लिख दे रहा हूं। तकनीकी स्तर पे आप देखोगे कि जो मृदभांड बनाने की जो पॉटरीज हैं, BRW, कल हम लोग चर्चा कर देते हैं पूरे एंशिएंट डेज की कि क्या मृदभांड परंपराएं रही हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की बात, चाक पे भी बर्तन बनने लगे थे, हाथ से भी बनने लगे थे। इसके अंतर्गत आप कहेंगे कि जो मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास, और आप जानते हैं हमारे यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं। क्या विश्वास रहा होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि दफनाने के साथ ग्रेवयार्ड में हमको खाद्य सामग्रियां मिलती हैं तो हमें मान सकते हैं, या जो उपयोग किया जाता था वो वस्तुएं मिली हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन में उनका विश्वास शुरू हो गया था। चूंकि लिपि नहीं पता है इसलिए हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे जो कि आपके पॉइंट में भी है कल्चर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो संस्कृति की निरंतरता है वो बनी रही, बल्कि समृद्ध भी हुई, निरंतरता बनी रही। जैसे आपने देखा कि पुरापाषाण युग में भीमबेटका से आपको चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। यहां पर जब आप देखोगे तो भीमबेटका मिलेगा, और हमने आपको बताया था हरा और लाल के जगह पे अब नीला और पीले रंगों का भी प्रयोग होगा। भीमबेटका के साथ साथ हमने आपको बताया कि जो मुरैना पहाड़ है ना, यहाँ के स्थलों से भी आपको दिखाई देने लगेगा। कुपगल साउथ में है, कुपगल से भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। और मुरैना पहाड़ की अगर जो बात है तो निश्चित रूप से आप जानते रहिए लाखा ज्वार, लाखा ज्वार से आपको दिखाई देगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि चित्रकला का भी, पेंटिंग्स का भी डेवलपमेंट होता था। श्योर। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य पाषाण काल के इन विशिष्ट पहलुओं को आप लोग आत्मसात करेंगे, देखेंगे,
फैक्ट्स बनाएंगे। कल हम लोग इसी परंपरा में नवपाषाण काल को डिस्कस करेंगे। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। और मैंने कहा कि ये जो सीरीज है वो हमेशा ओपन फॉर ऑल है, तो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके ये आपका भी उत्तरदायित्व है। राइट, तो ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।